नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष प्रवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे देश की आन बान शान और हमारी जान, हमारे देश के संविधान के बारे में। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, आज फिर से एक बार संविधान के बारे में वीडियो आ चुका है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि भाई हमारी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। पर अब जो संविधान बनकर के तैयार हो गया है, आज उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये लेक्चर ऐसा है कि 9th क्लास के लिए नहीं है भैया। संविधान निर्माण वाला लेक्चर, मैं कहता हूं सामाजिक विज्ञान का कोई भी लेक्चर है ना, कक्षा विशेष नहीं है। सबको बताओ, अपने भैया को, दीदी को, अंकल को, आंटी को, चाचा को, चाची को, पापा को, मम्मी को, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी दिखाओ, जो कॉलेज में है उनको भी दिखाओ, सबको दिखाओ भैया। तो आज का लेक्चर हम लोग कर देते हैं शुरू। आज है लेक्चर नंबर 4 संविधान निर्माण में। अब ये जो है ना, ये दीदी है, ये एक सवाल सोच रही है। ये सवाल इनके दिमाग में आया है, ये आप जैसी कोई बच्ची है जो सवाल सोच रही है। क्या सोच रही है? इस सभा द्वारा 50 साल से पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते? भाई अब तो 50 साल से ज्यादा हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है। 71 साल हम लोगों को क्या है हो चुके हैं। तो 71 साल जो इतना समय हो गया इस संविधान को, हम फिर भी आज क्यों मानते हैं? तो सवाल तो बहुत अच्छा पूछा भाई, क्यों मानते हैं हम लोग? तो ये सवाल का हम इनको अभी जवाब देते हैं। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। भैया यहाँ पे कोई पर्सनल इंडिविजुअल विचार नहीं था कि हाँ भाई उस इंसान ने बोल दिया पर्सनल डाल दो, नहीं भैया। जो व्यापक सहमतियां हैं, सबकी सहमति है कि हाँ भाई सब मिलजुल करके हाँ भाई ये काम तो होना ही चाहिए। अब भी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कितने कितने देर तक, घंटों तक चर्चा चली है संविधान सभा में, फिर जाकर के कोई कानून ऐड हुआ उसमें, फिर जाकर के कोई कानून उसमें ऐड हुआ है। तो व्यापक सहमतियां सभी की थी उसमें। इसलिए दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। तो दुनिया के ऐसे बहुत से देश है जहां पे संविधान वापस लिखने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि बुनियादी बातें ही ठीक नहीं थी, वहां के सभी सामाजिक समूह ही खुश नहीं थे, राजनीतिक दल ही खुश नहीं थे, तो वापस लिखने की जरूरत पड़ गई। तो ये बात बहुत खराब हो गई। कई देशों में संविधान है पर वहां कागज का टुकड़ा है, किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। तो कई देशों में संविधान हर देश में है पर वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मानते हैं। अरे बोले संविधान ठीक है किताब की तरह मानते, पर मैंने क्या कहा, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, हमारा पवित्र ग्रंथ है। अभी कुछ दिनों पहले एक जज रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो यही कहते हैं कि भारत का जो ग्रंथ है ना वो राष्ट्रीय ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है भारत का। ये हमारी भावनाएं हैं हमारे देश के संविधान के प्रति, हमारी रेस्पेक्ट है देश के संविधान के प्रति, ठीक है। तो हम लोग क्या है, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारी आन बान शान और ये हमारी जान है। यही हमारा क्या है, भारत का संविधान है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। तो यहाँ पे जो कागज का टुकड़ा मानने वाला है, उस संविधान पे कोई भी आचरण नहीं करता, कोई से नहीं मानता, पर हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। देखो अब सामाजिक स्थितियां समय के साथ बदल रही है, तो कुछ समूह क्या है संविधान के प्रावधानों पे, कुछ प्रावधानों पे क्या है सवाल उठाते हैं कि भाई ये प्रावधान तो गलत है हमारे संविधान में, इसको हटाओ। फिर कोई कहता है ये प्रावधान तो गलत है, इसको हटाओ। तो प्रावधानों पे, कुछ प्रावधानों पे क्या है सवाल उठे, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल उठाए। संविधान की वैधता मतलब जो लीगलिटी है संविधान की, कि नहीं यार संविधान तो लीगल है और बिल्कुल सही है, उसकी पे सवाल नहीं उठाए, कुछ प्रावधानों पर उठाए। मतलब जैसा कि एक उदाहरण की बात मैं आपको बता दूं, जैसे मनीष सर की यार ये कमी है, बाकी इंसान अच्छे हैं, मनीष सर पे शक नहीं कर सकते, मनीष सर में बस ये कमी, बाकी मनीष सर इंसान अच्छे हैं। तो आपने मेरे एक गलती पे सवाल उठाया है, मेरे पे नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पे सवाल नहीं उठाया, उसी प्रकार से क्या है संविधान पर भी क्या है, कुछ प्रावधानों पे ऐसा है, कुछ सामाजिक समूह का सवाल है, पर पूरे उस पर नहीं है कि संविधान ही हमारा गलत है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। ये असाधारण, जो हर कोई संविधान उपलब्ध नहीं कर सकता, ये उपलब्धि हर संविधान नहीं पा सकता, एक ऐसी असाधारण उपलब्धि हमारे संविधान ने पाई। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, जो प्रांतीय असेंबली में जो लोग हैं उनको चाहे 10% वोटरों ने ही चुन करके भेजा, पर चुना तो उनको है। हाँ, तो जब उनको चुना है तो फिर संविधान सभा में जो लोग गए उनको प्रांतीय असेंबली वालों ने चुना है, तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, चाहे चुना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर डायरेक्ट इलेक्शन भी हो जाते हैं ना,
तो भी जो लोग आपको संविधान सभा में आज देखने को मिले वही देखने को मिलते हैं, कोई छोटा मोटा डिफरेंस आता। जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना, वो सारे के सारे संविधान सभा में मौजूद थे। और अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते, प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होते, लोग वोट डाल डाल के इलेक्शन करवाते, तो भी क्या है, यही लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, वो पूर्ण रूप से क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि हाँ भाई, ये हम जो संविधान बना रहे हैं, हम पूरी जनता के लिए बना रहे हैं, और हम नहीं बना रहे, पूरी जनता मिलकर के बना रही। भाई आज जो सरकार कानून बनाती है वो हम ही मानते हैं ना, हम सब बना रहे हैं, क्योंकि हमने सरकार, हमारा प्रतिनिधित्व हमारा कर रही है। लोकतंत्र वाले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये कुछ प्रावधानों पर बच्चा सवाल उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार हो। नहीं, मैंने आपको बताया सिर्फ 10% लोगों को ही था जो टैक्स दे रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, नहीं करा। कैसे करा वो मैं आपको बता चुका हूं। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों नहीं किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो बिल्कुल हम लोग पहले कर चुके हैं प्रांतीय असेंबली। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, एक एक शब्द लिख लिख करके समझाया था, प्रांतीय असेंबलियों ने चुना है और किस प्रकार से चुना है, मैंने आपको भी बताया था। तो उस समय क्या है, सबके पास वोट का अधिकार नहीं था, सब वोट नहीं दे पाते थे। ये बहुत ही दुख की बात थी। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। भाई सभी थे, सभी जाति के लोग भी थे, सभी धर्म के लोग भी थे, महिला भी थी, पुरुष भी थे। और पेशे, जो कोई छोटा काम करता है वो भी है, कोई बड़ा काम करता है वो भी, उद्योगपति भी था तो किसान भी था, व्यापारी था तो मजदूर भी था। सभी समूह के लोगों को क्या है, सामाजिक रूप से हम लोगों ने क्या है, सबको बराबर उसमें प्रतिनिधित्व उसमें दिया है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई सब अलग अलग है, पर ये सब क्या है, एक है, सबका प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंच चुका है। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। अगर मैंने आपको कहा ना, अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन कराते, हम प्रत्यक्ष इलेक्शन चुनाव करा देते कि सब एक एक इंसान वोट डाल करके आ रहा है, तो भी क्या है, लगभग इसी प्रकार की संविधान सभा में देखने को मिलती। क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स है जो चुनकर के आने चाहिए थे, वो सारे के सारे वहां जाकर बैठ चुके थे, जो सारे के सारे प्रांतीय असेंबली के द्वारा चुने जा चुके थे। तो इसलिए कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता। तो इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराए गए, डायरेक्ट इलेक्शन उस समय नहीं कराए गए, क्योंकि एक तो मताधिकार भी नहीं था और कराने का कोई सेंस भी नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे वही लोग चुनकर जाएंगे। अंत, जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारे देश की संविधान सभा ने सच में बहुत मेहनत करी। घंटों घंटों तक डिबेट चलती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो संविधान सभा में एक एक वर्ड बोला गया ना हमारे लीडर्स के द्वारा, उसको भी हमने रिकॉर्ड करके रख रखा है। 12 खंडों में, मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे 12 खंड सरकार ने पब्लिश कर रखे हैं। खंड मतलब 12 पार्ट, वॉल्यूम्स, 12 वॉल्यूम में इतने इतने बड़े हैं। आपको उसमें हर महापुरुष की बात जानने को मिलेगी, सुनने का मौका मिलेगा, यार उन्होंने क्या बोला। आप सोचते हो ना, यार ये कानून हमारे संविधान में क्यों। अब जो लोग संविधान के उन प्रावधानों पर सवाल भी उठाते हैं ना, वो ये नहीं जानना चाहते ये प्रावधान जोड़ा क्यों गया था और इसकी आज कितनी जरूरत है, वो सवाल उठा देते। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रावधान क्यों जोड़ा गया। वहां पर जो डिबेट चली है उसको हम पढ़ेंगे। हाँ यार, इन्होंने ये बात बोली थी, इन्होंने ये बात बोली, हाँ यार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बात, ये लोग विरोध कर रहे थे, ये लोग पक्ष में थे इस चीज के। तो वो सारी बातें में पता चलती। तो बहुत, सच में बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। और इसीलिए हमारा जो संविधान है बहुत पवित्र है और वैध है, लीगल है, प्योर एंड लीगल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे संविधान सभा ने सच में बहुत मेहनत करी है। ऐसी विपरीत स्थितियों में हमारे लिए संविधान तैयार करा है, जिसकी सच में जितने भी तारीफ करें ना बहुत कम है। सराहनीय काम हमारे संविधान सभा ने करा है। सभी संविधान सभा के सभी 299 मेंबर्स को मैं सल्यूट करता हूं। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से था, खुला, ओपन था, कोई चीटिंगबाजी नहीं है, सबके सामने होगा जो भी होगा। और सर्वसम्मति, भाई सबकी परमिशन होगी। 299 हाथ खड़ा कर दो, हाँ ये कानून बन रहा है, सपोर्ट में हो, हाथ खड़ा कर दो, जो नहीं है वो बताओ क्यों नहीं हो। तो पूरा व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, ओपन एंड क्या था, सबकी इच्छा से था, सबकी इच्छा से ही काम वहां पर हो रहा था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। भाई सबसे पहले बना ली गई कि ये क्या है, हमारे बुनियादी सिद्धांत है। भाई इन बातों पे हमारा क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार होना चाहिए, हमारे पास क्या है, समानता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ये सारी बातें एक बार बना ली। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। भाई अब एक बार क्या हो गया, पहले पूरा आपने बेस बना लिया कि भाई ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। फिर प्रारूप कमेटी बनाई। प्रारूप का मतलब क्या होता है भैया, प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट।
प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। क्या करा गया? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप भी कभी मैसेज लिख देते हो और फिर से भेजते नहीं हो तो वो ड्राफ्ट हो जाता है, सेव्ड हो जाता है। तो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, बोला गया कि, और इस ड्राफ्ट प्रारूप कमेटी का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। और इनके साथ 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्यों को प्रारूप समिति में डाला गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ये काम दिया गया कि जो ये हमारे मूल जो बातें हमने बोली है कि सार्वभौम का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और हमारे पास समानता होनी चाहिए, इस आधार पर आप एक रफ संविधान ड्रॉ करो। इस आधार पर आप एक रफ संविधान क्या है ड्रॉ करो। और ये प्रारूप समिति कब बनाई गई थी मेरे प्यारे बच्चों? ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए प्रारूप समिति कब बनाई गई है तो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई है। ये रहे वो प्रारूप समिति के सदस्य, यह रहे बाबा साहब अम्बेडकर, और ये प्रारूप समिति के वो सारे सदस्य हैं जिन्होंने मिलकर के एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तैयार करा। और फिर इसी संविधान पे जो प्रारूप संविधान बनाया गया था, इसी पे संविधान सभा में घंटों तक चर्चा हुई है। खूब लोगों की सबकी बातें सुनी है, सबकी बातें जानी है, घंटों तक चर्चा हुई है। रफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार करा था। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पे कई कई दौर में चर्चा हुई, कई कई दौर पे। पहले राउंड में सफल नहीं हुए, फिर से चर्चा करो, फिर से चर्चा हो, फिर से चर्चा करो, ठीक है। और जब भाई चर्चा होती थी तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को राजेंद्र प्रसाद जी बुलाते थे। हाँ डॉक्टर अंबेडकर, आप बताओ ये प्रावधान जुड़ा क्यों है, आपने ऐसी बात क्यों रखी है? फिर वो बताते थे, पूरा एक्सप्लेनेशन उस पर देते थे। आप लोग सोचते होंगे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है? एक कारण तो मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान वो थे। दूसरा, संविधान सभा में जितने भी वर्ड्स बोले गए ना बेटा, उसमें से आधे से ज्यादा वर्ड्स अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने बोले। प्रारूप कमेटी का काम, मुख्यतः काम, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने बहुत काम करा है, इसलिए हम उन्हें संविधान का निर्माता कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है। तो उनसे बोला जाता, फिर वो अपनी स्पीच देते थे कि हाँ हमने ये बात ऐसे इसलिए जोड़ी है और ये इसके पीछे हमारी सोच रही है। फिर उस पर पूरे में चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था, जो पॉइंट अच्छा होता था तो उसे रख लिया जाता था, जो गलत होता था उसे हटा दिया जाता था। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हो, 2000 से ज्यादा। आप सोचो, जो प्रारूप बनाया गया उसमें भी 2000 से ज्यादा हर बात पे क्या हमने चर्चा करी, हर एक एक पॉइंट पे चर्चा करी। और आप लोग कहते हैं कुछ लोग कि भारत का संविधान कॉपी और पेस्ट है, हमने वहां से लिया और यहां छाप दिया। अरे नहीं भैया, बहुत मेहनत हुई है, हर एक एक प्रावधान पे चर्चा हुई है बच्चों, हर एक प्रावधान पे। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। भैया 3 वर्ष कौन से हैं? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने समय में से क्या हुआ? 114 दिन, सिर्फ 114 दिन गंभीर चर्चा हुई है। बाकी दिन, सर आप बोलोगे बाकी दिन क्या करा है? बाकी दिन भैया प्रारूप समिति ने संविधान भी तो बनाया है, रफ संविधान भी बनाया है, ठीक है। आजादी की जो लोग इधर एक दूसरे से दंगा कर रहे थे उसको कौन बचा रहा था? बचा ही रहते ना संविधान सभा के लोग बचा। जो रजवाड़े हमसे अलग हो रहे थे कौन रोक रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रोक रहे थे ना, ठीक है। और देश के लिए 1950 तक जब तक संविधान तैयार नहीं हुआ, कानून बनाने का काम कौन कर रही थी? संविधान सभा ही तो कर रही थी। जो लोग पाकिस्तान में हमारे लोग थे वो भारत में आ रहे थे, उनके लिए रिफ्यूजी कैंप बनाने का काम कौन कर रही थी? संविधान सभा ही तो कर रही थी। हाँ, हमारी संविधान सभा ने सच में बहुत काम करा है, ठीक है। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर एक एक प्रस्ताव जो रखा गया, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। देखो एक एक प्रस्ताव जो भाई ये बात है, अब सुनो, हर शब्द जो बोला है वो शब्द और हर एक एक बात को क्या बिल्कुल रिकॉर्डों को संभाल कर रखा गया है कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड है, में संभाल कर रखना है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ सके, समझ सके। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, पब्लिश करा है सरकार ने। फिर बोले संभाल के रखने से क्या होगा, जनता के बीच में भेजो। और किस नाम से भेजा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के नाम से भेजा। 12 मोटे मोटे वॉल्यूम बना करके, खंड बना बना के लोगों को दी। खरीदो उनको, परचेज करो आप और पढ़ो उनको, सच में मजा आ जाएगा। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। तो हम एक एक बहस को और एक एक तर्क को समझ पाएंगे अगर हम इन 12 मोटे मोटे खंडों को अगर पढ़ लेते हैं। तो भाई ये मुद्दा अगर संविधान में जुड़ा तो क्यों जुड़ा, इसके पक्ष के तर्क क्या है, इसके विपक्ष के तर्क क्या है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, अब भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बापू। बहुत मतलब है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है सब बापू का नाम आते ही।
सच में बापूमान। मैं कहता हूं इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो आपको महात्मा गांधी, और राजनीति विज्ञान अगर आप पढ़ते हो, संविधान आप पढ़ते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर। इन दो महापुरुषों के बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं जब जब इन दोनों के बारे में पढ़ता हूं ना, सच में दिल खुश हो जाता है। मतलब इनकी मेहनत से, इनके जज्बे से बहुत मजा आता है। तो बापू क्या है, बापू संविधान सभा में नहीं थे। तो यही तो बापू का कमाल है। आप जहां पर नहीं हो ना, वहां पर भी आपकी चर्चे चलने चाहिए, तभी तो आप महान हो यार। तो बापू संविधान सभा में नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। बापू नहीं थे संविधान सभा में। तो आप बोलोगे सर संविधान सभा 1946 में चुन ली गई, 1948 में बापू की डेथ होती है, तो ये 2 साल तो बापू रह सकते थे। नहीं, बापू नहीं गए, बापू संविधान सभा में नहीं गए, पर बापू के विचार संविधान सभा में थे। हर एक एक सदस्य में बापू बसे हुए थे, तो बापू के विचारों को संविधान सभा अपनाते। तो यही तो भैया बापू की क्या है, वैल्यू है। बापू बोले मैं नहीं जाऊंगा, अरे मेरे तो चर्चे तुम वहां पर भी मेरे ही करोगे, जाओ जाओ जाओ। तो बापू के जो विचार है वो बापू संविधान सभा में नहीं थे, पर उनके विचार संविधान सभा में मौजूद। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो अब हम लोगों ने जो भेदभाव और गैर बराबरी, भाई किसी के साथ भी क्या हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी मिलना चाहिए, ऐसा भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान में मुख्य भूमिका निभाई। और देखो डॉक्टर अंबेडकर ने तो भेदभाव को महसूस भी करा। उन्होंने एजुकेशन लेने के लिए कक्षा के बाहर वो लोग बैठे हैं, पानी पीने के लिए उनको वेट करना पड़ता था कि कोई पियोन आए या ऊंची जाति का इंसान आए और उनको दूर से पानी पिला दे, नहीं तो वो बेचारे प्यासे रह जाते थे। ठीक है, स्कूल में उनके साथ खूब भेदभाव होता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत बहुत भयंकर भेदभाव सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर। ठीक है, तो पर उनके मन में भी था। पर देखो महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मन में है ना, दोनों के विचार, इनकी जो सोच है ना वो एक थी कि भाई बेहतरीन राष्ट्र हमारा बनना चाहिए, जहां पर कोई जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर दोनों के विचारों में थोड़ा सा डिफरेंस था, उद्देश्य एक ही था पर विचार थोड़े से डिफरेंस थे। महात्मा गांधी किसी तरीके से क्या है कि सामाजिक समानता चाहते थे, और डॉक्टर अंबेडकर का जो सोचना था वो सामाजिक समानता का तरीका अलग था। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में अनबन सी रहती थी। ठीक है, दोनों के विचारों पर कभी सहमति नहीं हो पाती थी, पर फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत रेस्पेक्ट थी, और दोनों का जो देश को बेहतरीन बनाने का जो सपना था वो सच में बेहतरीन था। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। किसके? डॉक्टर अंबेडकर के। डॉक्टर अंबेडकर के बहुत विचार अलग थे। वो सोचते थे कि जब तक हम लोग शिक्षा नहीं देंगे दलितों को, पिछड़ों को, तब तक क्या है वो लोग आगे नहीं आ सकते। जब तक हम उन्हें राजनीति में नहीं हिस्सेदारी देंगे तब तक वो आगे नहीं आ सकते। इनका सोचना अलग था। ठीक है, तो इनकी विचारधारा क्या थी? अलग थी। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। तो गांधी जी की और उनके जो विचारधारा है उसकी उन्होंने काफी और बहुत आलोचना करी, बुराई करी कि नहीं ये जो गांधी जी का विचार है, सोच है, ये जो गलत है, इस सोच को मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, दोनों अपनी जगह बड़े बड़े लीडर हैं। ठीक है, और दोनों की जो सोच है वो अपनी जगह ठीक है, पर कुछ जगह क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगता था कि नहीं जो बापू की सोच है ये सही नहीं है। तो दोनों के, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक कहावत है कि जिसकी कोहनी पर चोट लगती है ना, दर्द को वही महसूस कर सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल नजदीकी से देखा था कि भेदभाव होता क्या। ठीक है, वो अपने समाज के लोगों के बीच में रहे हैं कि भेदभाव होता क्या, तो वो जानते थे कि यार किस प्रकार से मेरे लोग भेदभाव से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते थे बापू आपके विचार इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि आप उस सिस्टम को देख करके नहीं आए हो। ठीक है, मैंने उस सिस्टम को महसूस करा है। लोग हमें पानी तक नहीं पिलाते, तालाबों से जानवर पानी पी लेते, पर हमें पानी नहीं पीने दिया जाता। मैं उस सिस्टम को देख करके आया हूं। तो ये थोड़ा सा उस चीज पे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान थे। संविधान का दर्शन मतलब संविधान की फिलोसफी क्या है, संविधान की सोच क्या है, वो दर्शाने की बात हम लोग अब यहां पे करते हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इस संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। देखो ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की उद्देशिका है। यह आपकी किताब में दी हुई है, पूरी दी हुई है, इसे पूरा याद करना है, और उसके एक एक वर्ड का मतलब भी आपको वहां पर दिया है वो भी आप याद करना। पूरी संविधान सभा की उद्देशिका याद करना। ये क्या है, जैसे आपकी बुक में फर्स्ट पेज होता है ना, पूरे चैप्टर के बारे, पूरी किताब के बारे में बता देता है, भाई ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये इतने मार्क्स का आएंगे, सब कुछ बता देता है। उसी प्रकार से यह भारत का संविधान की जो उद्देशिका है ना, ये पूरे संविधान के बारे में बता देती है कि इसमें क्या है। देखो क्या कहा है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए,
प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, कब हमने अपनाया? 26 नवंबर 1949 को इसको हमने क्या है अंगीकृत कर लिया था, मतलब कंप्लीट हो गया था। और जो तिथि कौन सी थी? माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ये हम लोगों ने एक्सेप्ट इसको कर लिया था, अडॉप्ट इसको हम लोगों ने कर लिया था। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र में एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिसमें पूरे संविधान का निर्माण हुआ। तो ये पूरी बातें पहले तैयार कर ली गई कि हाँ भाई इन पर हमें काम करना है, और बिल्कुल कविता की तरह आप इसे पढ़िएगा, सच में मजा आ जाएगा। ठीक, यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून को और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून और कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। तो देखो अब संविधान है, संविधान की देखो उद्देशिका में पूरा संविधान का सार है, एक तरीके से निष्कर्ष है। ठीक है, तो अब हम उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि भाई सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही। हमारे संविधान में कहा है सबको न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय मिलने चाहिए। तो कहीं पर अगर सामाजिक भेदभाव जैसा कानून सरकार बनाती है तो गलत है, राजनीतिक रूप से भेदभाव का कानून बनाती है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, किसमें? उद्देशिका में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? भाई ये सही है, ये सही है, पर ये जो काम सरकार ने करा है, ये कानून जो बनाया है वो गलत है। संस्थाओं का स्वरूप देखो, अब जो संस्थाएं हमारे संविधान सभा के द्वारा बनाएगी वो देखते हैं। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। देखो अब हमारा संविधान क्या भैया 1950 में बनकर के तैयार हो गया। 1950 के बाद आज 2021 तक हम लोग काफी बदलाव आए होंगे, समाज में बदलाव आए होंगे, राष्ट्र में बदलाव आए होंगे। तो उन बदलावों के साथ हमारे संविधान में हमें बदलाव होना चाहिए। देखो संविधान सभा की इतनी आप महानता, इस चीज को समझो। अपना काम करने के बाद भी उन्होंने बोला कि अगर समाज में बदलाव आता है, राष्ट्र को और भी ज्यादा जरूरत होती है, तो आप बदलाव कर दो। कठोरता मत रहो कि नहीं संविधान सभा ने बनाया था, हमारे महापुरुषों ने बनाया था, नहीं कोई बात नहीं। उन सभी महापुरुषों की सिर्फ सोच एक ही थी कि हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर हो, हमारा राष्ट्र क्या हो? सबसे ऊपर हो। संविधान में छोटे मोटे जो भी प्रावधान बदलने हैं आप बदल सकते हो, तो उसके लिए क्या समय समय में परिवर्तन किए जाएंगे। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। तो लोगों के अनुसार होना चाहिए संविधान, लोग क्या चाहते हैं वो ऐसा संविधान होना चाहिए। ठीक है, और लोगों की भावनाओं के अलग नहीं होना चाहिए। समाज में जो परिवर्तन हो रहे उससे हट करके संविधान में नहीं होना चाहिए। तो चेंज क्या है? हम लोग चेंज कर सकते हैं, और क्या है? चेंज तो चलता रहता है, यही दुनिया में बदलाव ही हमेशा पक्का है कि वो होगा ही। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं भैया ये तो बिल्कुल कोई पवित्र ही है, आप इसमें ये जो बात इसमें लिख दी तो बस लिख ही दी, पत्थर की लकीर है, नहीं स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं, आपको बदलना बदल सकते हो, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे जो भी बदलाव आता है वो प्रावधान बदल दो। तो अगर हमारे संविधान में ज्यादा बदलाव हुए, ये मतलब ये नहीं कि हमारा संविधान खराब है, मतलब है कि हाँ हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, और ये तो हमारे संविधान ने मौका दिया है। देखो संविधान में बदलाव करने का भी क्या है, दो तरीके होते हैं। एक को हम लोग कठोर संविधान बोलते हैं, मैंने वैसे आपको पढ़ा दिया है, और एक को हम लोग लचीला संविधान बोलते हैं, जिसमें क्या है कठोर संविधान में संविधान के प्रावधानों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अमेरिका, अब आज बच्चे बोलते हैं सर अमेरिका के संविधान में 7 ही संशोधन हुए, 7 ही बार बदलाव करा है और इतना पुराना संविधान है। अरे मैंने उनको बोला भैया वहां पे संविधान निर्माता चाहते ही नहीं थे कि बदलाव हो, पर हमारे वाले तो कहते कर लो बदलाव, पहली बात तो। दूसरी बात यह है भैया वो वहां पे देश का संविधान एक है और हर राज्य का अलग है, हमारा तो एक ही संविधान है राज्यों का, देश का। राज्यों को परेशानी हो गई तो भी बदलना पड़ता है, देश को परेशानी हो गई तो भी बदलना पड़ता है। हाँ, हमारा संविधान सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, मैं यही बात कहता हूं। ठीक है, तो कठोर और लचीला, पर हमारे संविधान में दोनों के गुण हैं, कठोर भी है और लचीला भी है। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसे प्रावधान है जो बुनियादी है, जिनको आसानी से नहीं बदला जा सकता, वो कठोर संशोधन करा जाएगा, और नहीं तो लचीले से आप बदल सकते हो। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी किया, ऐसा प्रोविजन रखा कि आप इसमें बदलाव ला सकते हो। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संशोधन मतलब बदलाव करना, अमेंडमेंट करना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है, संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? ये भारत की संसद मुख्यतः कर सकती है, भारत की संसद कर सकती है। और संसद में कौन कौन आ जाता है भैया? संसद में आ जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्या है? भारत की संसद का हिस्सा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया
ठीक है, तो शासक को कैसे चुनना है? शासक कौन है? सरकार है। तो सरकार का चुनाव कैसे होगा, यह भी हमारा भारत का संविधान बताता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। तो बिल्कुल क्लियर करा है, हमारे संविधान ने बिल्कुल क्लियर करा है कि भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, हमारे संविधान ने साफ साफ बताया है। वैसे तो हम लोग इस बात को 10th में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान में 3 सूची दी गई है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इशू हैं, उन सब पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार ही नीतियां बना सकती है। राज्य सूची में जितने भी मुद्दे हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो मतलब हमारे संविधान ने सब कुछ क्लियर कर दिया था, कोई कहीं डाउट नहीं छोड़ा कि कोई लड़ाई, कोई मुद्दा, कुछ भी नहीं हो। पूरा डाउट क्लियर करके ही संविधान ने काम कराया। तो किसके पास कितनी शक्ति है बता दिया गया। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर की सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो संविधान ने नागरिकों को भी अधिकार दिए। भैया सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए। उसके साथ वोट का अधिकार हम लोगों को दिया है, मत का अधिकार। तो ये सब कुछ जो दिए हैं, इससे हम लोग क्या है, सरकार को रोक सकते हैं। सरकार के एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, इससे बाहर आप लोग काम जाकर के नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे अधिकार नागरिकों के हैं। तो इसी के साथ हमारा क्या है, जो आज का वीडियो लेक्चर है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट करते कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। कोरोना महामारी को मत फैलाओ, आप अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, संविधान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ और सब तक फैलाओ। देखो सामाजिक के जो वीडियो है सबके लिए, ठीक है, दीदी के लिए, भैया के लिए, चाचा के लिए, चाची के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए, सब तक पहुंचाओ। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी पहुंचाओ, जो स्कूल की तैयारी है, कॉलेज की तैयारी, सबके लिए पहुंचाओ। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, सामाजिक विज्ञान समाज के लिए है, और समाज के लिए इससे आप भी हो, समाज का मैं भी हूँ, और जो लोग कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं वो भी हैं, और जो कॉम्पिटिशन की कर रहे हैं वो भी हैं। तो आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।